नमस्कार। जम्मू व कश्मीर एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र से भी बहुत सारे हिंदी लेखकों ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक वरिष्ठ हिंदी कवि संजीव भसीन जी से, जिन्होंने अपने ही अंदाज में कविताएं लिखकर अपने लिए विशेष स्थान अर्जित किया है। संजीव जी, आपका एक्सेटर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी राजू जी। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपनी साहित्यिक यात्रा हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि आपको किसने प्रेरित किया हिंदी में लिखने के लिए, क्योंकि जिस दौर में आपने लिखना शुरू किया उस दौर में ज़्यादातर यहाँ पर डोगरी भाषा का बोलबाला था, जो यहाँ की मातृभाषा भी है। तो आप नहीं चाहते थे कि आप डोगरी भाषा में लिखें, तो हिंदी की तरफ रुझान कैसे? पहले तो मैं अपनी साहित्यिक यात्रा की बात कर लूँ। जी, अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में पूछा है। मेरी साहित्यिक यात्रा वैसे 8.5 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। तो हिंदी भाषा के माध्यम से? हिंदी भाषा के माध्यम से ही मैंने अपने पहली कविता 8.5 साल की उम्र में लिखी थी। और उसके बाद अब उस एज में उस आयु में जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह का बचपन होता है, उसी तरह की बालपन होता है, उसी तरह की कविता आ सकती है। उस तो वो दिखना भी तो चाहिए। अगर बालपन है तो बालपन दिखना चाहिए। बालपन दिखना चाहिए। आपने बाल साहित्य पे खुद बड़ा अच्छा काम किया है। आपने तो बालपन नजर आना चाहिए। बिल्कुल नजर आना चाहिए। और तो वो यात्रा मेरी वहाँ से प्रारंभ हुई। जी। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा छिटपुट लिखता रहा और 12-13 वर्ष की उम्र तक आते आते मैंने बंगला साहित्य की कम से कम 15-20 किताबें, जो ट्रांसलेटेड किताबें थी, वो पढ़ ली मैंने। टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र बंदोपाध्याय, अच्छा। और उसके बाद में प्रेमचंद। अच्छा। और तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि वैसे मेरा ज़्यादा जो रुझान था, जैसे उस उम्र में होता है, जासूसी नावलों की तरफ था। वहाँ से शुरुआत हुई। जैसे कर्नल रंजीत के वो नावल आते थे, वेदप्रकाश कंबोज के, इब्ने सफ़ी, वो इमरान सीरीज़ वगैरह उस तरह के आते थे। उसके बाद साथ ही साथ मैंने मन्नू भंडारी को पढ़ा, अच्छा। शिवानी को पढ़ा। तो वो सीरियस राइटिंग है बहुत ज़्यादा। जी जी। हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जहाँ से हिंद पॉकेट बुक्स की वो VPP से पुस्तकें आती थी। मेरे पिताजी वो मंगवाया करते थे। और जब वो लिस्ट आती थी तो मेरा थोड़ा रुझान होता था कि मैं जासूसी नावलों को टिक करके भेजूं। और पिताजी जो है अपनी चॉइस के, अपनी रुचि के अनुसार, उनका गुलशन नंदा, राजहंस, नहीं वो तो बाद में अच्छा, वो बाद में आए। वो गंभीर साहित्य को लेके थोड़ा सा खुद गंभीर थे। अच्छा। तो वो शायद वो अंदर से चाह रहे होंगे कि इस जो जासूसी लेखन या हल्का फुल्का जो साहित्य है, इसके साथ साथ ये गंभीर साहित्य भी पढ़े। अच्छा। तो उनकी वो सोच जो है वो उस तरीके से मेरे अंदर जो है वो समा गई। और फिर उसके बाद मैंने शिवानी को पढ़ा, आचार्य चतुर्सेन को पढ़ा, अच्छा। जी, मन्नू भंडारी को पढ़ा, यशपाल को पढ़ा, और बहुत शिवानी शुद्ध हिंदी के ये राजेंद्र यादव को पढ़ा। अच्छा। इन सब के उपन्यास मैंने 13-13.5 साल की उम्र तक ही पढ़ लिए थे। उसके अलावा बहुत सी ऐसे लिटरेचर भी था जो मैगजीन्स आती थी। बाकी वो जो बाल भारती, नंदन पराग और जो कॉमिक्स थी, तो जो उस उम्र में आपने भी पढ़ी हैं। और वो मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी कर दूं कि जिस उम्र की हम बात कर रहे हैं, उस उम्र में हर घर में एंटरटेनमेंट का साधन साहित्य हुआ करता था। जैसे संजीव जी ने खुद कहा कि चंपक, नंदन, गुड़िया, नावल, और सोवियत लिटरेचर बहुत आया करता था। स्पेन मैगजीन आया करती थी, अमेरिकन मैगजीन हुआ करती स्पेन। उससे हमें साइंस की ओर करीब जाने का मौका मिलता था। बिल्कुल। गोरकी को मैंने, जैसे आपने बचपन में पढ़ा, तो गोरकी को मैंने अपने कॉलेज से पहले पढ़ लिया था, गोरकी की माँ को। तो इससे आपको रुझान हुआ हिंदी की तरफ रुझान हुआ। और उसके बाद में मतलब ये चलता रहा साथ साथ। मतलब कॉमिक्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी। कॉमिक्स वो पढ़ते रहे। उसके बाद कॉमिक्स के माध्यम से एक कैरेक्टर भी बिल्डअप होता था। बिल्कुल। विशेषकर अमर चित्र कथाएं जो सीरीज आया करती थी। चंदा मामा देख लीजिए। उसमें क्या था कि चंदा मामा एक थोड़ा उनकी भाषा जो है, उस हिंदी भाषा को जो थोड़ी अगर पकड़ बनी थोड़ी बहुत, तो चंदा मामा के साथ बनी। तो और उसके बाद नंदन पराग तो थी, और अट्रैक्ट करने के लिए उसमें चित्र से साथ में हुआ करते थे। और उसके बाद में भारतीय दर्शन और हमारे परिवेश और सांस्कृतिक विरासत, इन सब चीज़ों को लेके वहाँ पे एक अच्छा सा वो एनवायरनमेंट बुना जाता था। एक पैकेज मिलता था बचपन से ही। अस्तित्व जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, वो पैकेज बचपन में मिला करता था वर्षों पहले। जी जी, बहुत पहले। और उसके बाद ये यात्रा मेरी पढ़ने की चलती रही। और वही 13.5-14 साल की एज तक मैंने कम से कम 80-90 उपन्यास पढ़ लिए थे। अच्छा।
और कुछ साहित्य ऐसा भी था जो उस उम्र में नहीं, जैसे रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह हैं तो वो शायद नहीं पढ़, एज को ही हम कसूरवार माने तो बेहतर है जी। उसके बाद मैंने गुलशन नंदा को पढ़ा, रानू को पढ़ा, राजवंश को पढ़ा, और सरला रानू की मिसेज जी, उनके नावल्स पढ़े। उसके बाद ये यात्रा चलती रही, कविता का लेखन साथ साथ चलता रहा। अच्छा। और स्टडी भी करते रहे, स्टडी भी करता, लिखने का मन भी, कविता लिखता, कविता की तरफ मेरा मूल रूप से था। उसके अलावा मेरा जैसे स्कूल और कॉलेज की सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और या उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो वहाँ पे तवी मैगजीन, में साइंस कॉलेज में पढ़ता था तो तवी मैगजीन वहाँ से निकलती थी। उसके जो हिंदी विभाग का जो स्टूडेंट एडिटर में था, एक साल वहाँ पे। और इसके अलावा और बहुत से, जैसे मैंने सबसे पहला जो रेडियो प्रोग्राम दिया वो 15 से 17 की एक कार्यक्रम आता था युववाणी से, युववाणी सर्विस से जी। तो मेरा वही 15.5 या 16 साल की मेरी एज थी, उम्र थी। तो उस आयु में हाँ मुझे कवि गोष्ठी के लिए बुलाया गया था और वो सिलसिला तब से लेके अब तक चल रहा है। उसके बाद दूरदर्शन आया और इसके बाद जो हमारी यहाँ पे जैसे जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है या दूसरी साहित्यिक संस्थाएं हैं। मैं वही पूछना चाहता था कि जी। आमतौर पर अभी जो साहित्य रच रहे हैं उनकी ये नाराज़गी रहती है अक्सर सरकार से भी जी और सामाजिक संस्थाओं से भी कि उन्हें वैसे मंच उपलब्ध नहीं हो पाते। लेकिन अगर हम संस्थाओं की बात करें तो युवा हिंदी लेखक संघ वर्षों पहले चल रहा था, लगातार चल रहा है मेरे ख्याल में आज भी। हिंदी साहित्य मंडल है जी। उसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, हिंदी की और भी अदबी कुंज है जहाँ पे मल्टीलिंगुअल मुशायरे हुआ करते हैं जी अभी भी, और वर्षों से लगातार चल रहे हैं। आपने संस्थाओं की बात की तो एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, बिल्कुल, रेडियो है, दूरदर्शन है। अब थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया पर दूरदर्शन भी तो था, उसमें अक्षर कार्यक्रम आता था। तो हम लोग लकी रहे कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिलते रहे। तो आज का दौर जो है ज़्यादा लकी है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया। आज का दौर ज़्यादा लकी, ज़्यादा भाग्यशाली आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया आ गया है, उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, नहीं 3 महीने में एक बार आपको कवि गोष्ठी मिलेगी युवाणी सर्विस। हाँ, पर एक चीज़ है, सोशल मीडिया पे वो कंटेंट नहीं आ पाता, वो गंभीर साहित्य नहीं आ पाता, उसमें और चेक नहीं है। अगर आपने रेडियो स्टेशन में जाके कवि गोष्ठी में पार्टिसिपेट करना है तो पहले आपकी कविता देखी जाती है, उसका स्तर देखा जाता है, क्योंकि वो एयर जानी है। लोगों ने उसको बोलते थे कि ये एयर वर्दी है या नहीं है, ये उनकी एक टर्मिनोलॉजी है, उनकी अपना एक टर्म है, उसमें ये देखा करते थे। तो सोशल मीडिया में तो आप घर बैठ के मोबाइल पे बैठ के कुछ भी रिकॉर्ड करो, डाल दो। अब तो मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। सोशल मीडिया पे चेक बहुत ज़रूरी है और एक हद तक ठीक है, आपको वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है और आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा कैनवस मिलता है। चेक कौन करेगा स्तर को चेक करने के लिए? तो या तो जो लेखक खुद ही सोचे और लोग खुद ही ऐसे लिटरेचर को नकारें, वाह मत करें बिना पढ़े। आपने देखा होगा कि आप जो कोई भी चीज़ जो सोशल मीडिया पे जाती है, फेसबुक पे जाती है, तो बिना पढ़े हुए लोग नीचे ऑसम, वाह और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। तो इस तरह की, मतलब इन सब चीज़ों में गंभीरता होनी चाहिए। हिंदी साहित्य की आप जम्मू में क्या स्थिति देखते हैं? हिंदी साहित्य की मैं तो जम्मू में बड़ी सुखद स्थिति देखता हूँ। हिंदी साहित्य का अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। डोगरी अपनी जगह बड़ी फल फूल रही है। तो डोगरी तो मातृभाषा है, मातृभाषा बचाना, उसका प्रचार प्रसार हम सब का दायित्व भी है। बिल्कुल दायित्व। तो हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाना चाहिए और लिया जाता है। राजभाषा भी है। और साथ में मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी का अनुवाद डोगरी में बहुतायत से होना चाहिए और डोगरी का अनुवाद भी जो है बहुतायत से हिंदी में आना चाहिए, ताकि डोगरी को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बहुत बड़ा कैनवस मिले। एक बहुत आमतौर पर ज़्यादातर साउथ में ये कंट्रोवर्सी पैदा की जाती रही है, अभी भी की जाती है, कि हिंदी को वहाँ पे वेलकम नहीं किया जाता। वहाँ पर रीजनल जो लैंग्वेजेस हैं उनको ही बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि हिंदी हमें खा जाएगी, हिंदी हमें नुकसान पहुँचाएगी। तो क्या जम्मू में भी अब इक्का दुक्का लोग वह बातें करने लगे हैं, जैसे या सिर्फ नारे बुलंद करने के लिए कि हमें सिर्फ अपनी मातृभाषा के प्रति संवेदना है, तो उसको जाहिर करने के लिए आप हिंदी से वैमनस्य नहीं, वैमनस्य तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी आपने दक्षिण की बात की, साउथ की बात की, साउथ में जो हिंदी को लेकर पहले जो स्थिति थी वो अब नहीं है। अब वो चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं। उन्होंने माना कि ये संपर्क भाषा के तौर पर होनी चाहिए। उनकी जो संकीर्णता है उसमें डाइल्यूशन हो गई है। अब उनको एक समझ आ गया है कि ये
एक संपर्क भाषा के रूप में जो है बड़ा मतलब प्रभावी ढंग से लिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है उसका प्रचार प्रसार बहुत बड़ा है और पूरे भारतवर्ष में सब जगह बोली और समझी जाती है, और खाली भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी बाहर के बहुत से देशों में हिंदी पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, उस पर रिसर्च हो रही है, उस पर काम हो रहा है और एक अच्छा मान सम्मान हिंदी को मिला है। जो ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को, उनसे मैं एक चीज़ पूछा करता हूँ, सवाल किया करता हूँ कि जैसे हम अस्तित्व की बात करते हैं जी, मान लीजिए हम डोगरी साहित्य की बात करते हैं, तो डोगरी साहित्य में जो भी साहित्य रचा जा रहा है उसे विस्तृत आकार भी तो देना है। बिल्कुल देना। उसे आकार देने के लिए आपके पास कौन सी भाषा है? हिंदी है, सबसे सशक्त भाषा जो हिंदी है। उसके बाद अंग्रेजी। बिल्कुल। अब तो वो वैमनस्य, देखिए वैमनस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैमनस्य तो मतलब एक इतनी संकीर्ण सोच लेके नहीं चलना चाहिए। हम सारी भाषाओं को साथ साथ लेके चलना चाहिए। वी मस्ट ऑल ग्रो टुगेदर। हमें सबको आगे बढ़ना है। अभी आपने एक बात की कि भाषा का अनुवाद, अब मैं आपको बंगला साहित्य की बात कर रहा था तो मैंने तो अनुवाद ही पढ़ा, मुझे तो बंगला आती नहीं है। तो हमारी डोगरी भी जानी चाहिए ना बंगाल तक। गोरकी का अगर वो माँ पढ़ा, मदर पढ़ा, तो रशियन लिटरेचर वो हिंदी में अनुदित ही पढ़ा ना। तो अनुवाद का अपने आप में एक बड़ा प्रमुख स्थान है। मैं कहता हूँ चंदा मामा या गुड़िया की बात करें, वो साउथ इंडिया की थी, कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद होता था। वो हम तो हिंदी में पढ़ते तो ट्रांसलेटेड ही तो पढ़ते थे। मुझे लगता है ओरिजिनल तो साउथ से आती थी, वो बिल्कुल चेन्नई से आती थी। चंदा मामा इंग्लिश में भी आती थी। इंग्लिश में भी आती थी। मेन मेरे ख्याल पब्लिकेशन हाउस उनका शायद साउथ में था शायद, हाँ, क्योंकि उनकी चित्रकला से पता चलता है, या जो बनाते थे चित्र वो साउथ इंडियन हुआ करते थे। बिल्कुल। हिंदी में छपती थी नंदन, नंदन की बाद में ट्रांसलेशन हुआ करती थी बाकी भाषा में हुआ करती थी। बाकी जो वैमनस्य की बात है ना, वो ये संकीर्ण सोच मैं नहीं ऐसा मानता। अभी ऐसा है कि सभी भाषाएं साथ साथ चल रही है। देखिए पंजाबी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पंजाबी को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पंजाबी है, बहुत बड़ा कैनवस मिला है। और इसी तरीके से हिंदी को जो बढ़ावा मिला, तो आपको फिल्मों का और ये आपके टीवी सीरियल्स का या जो गाने हैं हमारे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहे उनमें कंटेंट कैसा भी रहा, पर कम से कम आम जनमानस तक जो है उसकी पहुंच तो बनी ना। तो जनमानस तक पहुंच बनाने के लिए भाषा का जो है वो थोड़ा सा सरलीकरण भी चाहिए। जम्मू क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, क्योंकि हम सभी लोग सेल्फ पब्लिशर हैं जी। हम अपनी किताब को खुद पब्लिश करवाते हैं। तो जिनका ठप्पा लगता है पब्लिशिंग हाउस का, बेसिकली वो प्रिंटर रहते हैं। बिल्कुल। वो प्रिंट करते हैं, हम किताब बना के उनको देते हैं, वो छाप देते हैं। जम्मू से बाहर ऐसा नहीं होता। हर किताब जब एक पब्लिकेशन हाउस प्रकाशित करता है तो एडिटोरियल बोर्ड होता है। बिल्कुल। वहाँ पे फिर आपकी किताब की समीक्षा की जाती है कि क्या किताब ये छापने के काबिल है कि नहीं। तो एक चेक रहता है। इससे जो भी भाषा में लिटरेचर लिखा जा रहा हो उसका स्तर प्रभावित रहता है। जी हाँ, अगर स्तर बनाए रखना है तो उस पर कम से कम बात होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अब हो क्या रहा है कि जैसे ही किसी ने 8, 10, 15, 20 कविताएं लिखी या कहानियाँ लिखी 2-4, तो सबको छपवाने की जल्दी होती है। छपने की इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। कम से कम वो उसको 1 बार 2 बार 10 बार उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद में अपने सीनियर से उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एक उसके ऊपर एक बाकायदा एक तनकीद हो जानी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ निकल के बाहर आएगी उसका स्तर जो है वो निश्चित रूप से बढ़िया होगा। वेद राही का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि वेद राही सभी के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने जो भी लिखा, पहले हिंदी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, लेकिन उसके बाद जो डोगरी में लिखा, उसने डोगरी भाषा के साहित्य को विश्व साहित्य के करीब लाया। बिल्कुल। उनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि तनकीद होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आप एक बार कविता लिखो, उसको छोड़ दो, फिर थोड़ी देर के बाद, जब थोड़े दिनों के बाद उसी कविता को उठाओ, उसको देखो, उसको ठीक करो, फिर छोड़ दो। कम से कम 7-8 बार अपनी ही कविता को एडिट करो, फिर अपने आप को सोचो, दिमाग में बिठाओ ये चीज़ कि या जो भी मैंने लिखा है क्या अब ये मैं आगे भेजूँ। यही तरीका है, यही होना चाहिए। आपने आदरणीय श्री वेद राही जी का नाम लिया। मेरा उनके लिए मेरा बड़ा सम्मान है मेरे दिल में। मैं उनको बहुत बार मिला हूँ, और मैं जब मुंबई में पोस्टेड था तो मुझे अपने घर बुला लिया करते थे और मेरी कविताएं सुनते थे, बात करते थे, अपनी सुनाते थे। तो खैर बात आपने की है कि अपने ही लेखन को बार-बार जैसा आपने उनको कोट किया कि वो इस तरह का विचार है। मैं शुरू से ही इस बात को मानता हूँ
और मैं अपने जो अपने मित्र हैं, लेखक मित्र हैं या जो आपसे जूनियर भी हैं, उनको भी मैं यही सलाह देता हूँ और मैं खुद भी यही करता हूँ कि जब आपके एकदम आवेग आता है ना, जब आपके भावों का आवेग आता है तो आप उसको उतार दीजिए, उसी समय उतार लेना चाहिए। जो आता है उसको उतार लीजिए, उल जलूल जैसे है जो है उसको हेफाजत मैनर में है, जिस तरीके से उसको उतार लीजिए, उसी आवेग को पब्लिश मत कीजिए। लेकिन ना सवाल ही पैदा नहीं होता। उस आवेग को आप उतार लीजिए, वो प्रवाह है, वो अगर छूट गया तो फिर वो हाथ में नहीं आएगा, उसको आप उतार के रख लीजिए। उसके बाद में एक दूसरा सेकंड अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं, दूसरे प्रयास में आप उसको एक थोड़ा व्यवस्थित रूप दे दीजिए। व्यवस्थित रूप देने के बाद में फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, अभी इसमें और काम बाकी है और लगना भी चाहिए। जब उसमें तीसरी बार आप उसको देखेंगे तो उसका और थोड़ा सा निखार आएगा। उसके बाद भी आप उसको छोड़ दीजिए, कम से कम 1 महीना 2 महीना। मैं ऐसे ही मेरी कविताएं और कुछ ऐसे कहानियां या इस तरीके से लेखन है जो मैं 4-4 साल के बाद उठाया है। उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है। तो ये जो प्रक्रिया है वैसे भी चलती रहती है। अब क्या बताऊं आपको कि कई बार तो छप जाने के बाद भी ये लगता है गलती हो गई, कि गलती हो गई या गलती ना भी हुई हो, कमी रह गई, मॉडिफाइड एडिशन या कमी रह गई उसमें। तो अब ये जो अंदर की जो अर्ज है ना, अगर ये मिट जाएगी तो फिर आपका साहित्य जो है रचना मुश्किल हो जाएगा। ये अंदर की जो भूख है ये बनी रहनी चाहिए। आपने मुंबई की बात की तो मुझे याद आया कि आप बैंकर भी रहे हैं जी, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं जी जी। लेकिन एक बैंकर को काम के बोझ के तले माना जाता है। बिल्कुल। तो एक बैंकर का एक कवि होना और आपस में दोनों का सामंजस्य बिठाना कितना मुश्किल काम है? मेरे ख्याल में कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैनेजर कहा जाता है तो मैनेज करना रहता है। देखिए मैनेजर रहे हैं तो चीज़ों को मैनेज करना भी आना चाहिए, अपने समय को मैनेज करना आना चाहिए। उसी तरीके से जो आपकी जो ये थॉट प्रोसेस है उसको भी एक व्यवस्थित रूप देना आना चाहिए। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका व्यवसाय है वो अलग है, जो आपका पैशन है, जो आपका ये शौक़ है ये अलग है। तो आप खुद भी बैंकर रहे हैं और आप बहुत बढ़िया लेखक हैं, आप हिंदी में भी लिखते हैं, डोगरी में भी लिखते हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं। तो मेरे ख्याल में आप मेरे पास एक ही जवाब होता है जब भी कोई मुझे पूछता है कि आप इतनी भाषाओं में लिखते हो और बैंक में भी काम कर रहे हो तो कैसे? मैंने कहा मैनेजर हैं, जैसे आपने कहा मैनेज कर लेते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है, अपने अंदर एक वो जज्बा हो, भूख हो, पैशन होना चाहिए। तो काम के समय काम के समय लेखन के समय लेखन के प्रति पैशन होना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा सा यही हो सकता है कि जैसे कुछ जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे बहुत सारे जिसमें हम लोग जा नहीं पाते थे, बैंक में होने के कारण छुट्टी का थोड़ा सा वो रहता था इशू, या और बहुत सारी चीज़ें आती थी। जैसे मुझे थोड़ा बहुत अभिनय का भी शौक है, तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि 1-2 नहीं कर पाए। एक आध फिल्म में थोड़ा सा कहीं छोटा मोटा रोल मिला तो नहीं जा पाया। हम तो कहा करते हैं कि भैया अगर रोल दें छोटा सा देना, ज़्यादा छुट्टी नहीं देना। बड़ा रोल अपने पास का बात और जल्दी जिसका शूट खत्म हो जाए और छुट्टियों में ही हो। तो वही होता था कि जब शनिवार की छुट्टी बीच में आ रही है, जो 2nd और 4th सैटरडे होता था, या रविवार है या कोई अन्य छुट्टी, तो इसी में हो जाए। बट ये है कि आपके अनुसार तो सेट नहीं लगते ना, प्रोड्यूसर थोड़ी मानेगा, उसका पैसा लग रहा है उसका। तो इन चीज़ों से हमें वो वंचित हो जाना पड़ता था बहुत बार। इसी तरीके से जैसे कोई साहित्यिक कार्यक्रम है, बड़ा है या मध्यम है या छोटा है, जैसे भी है, तो बहुत बार हम चाह के भी नहीं जा पाते, नहीं बहुत से प्रोग्राम जो ऐसे जो है छोड़ देने पड़े। तो साहित्यकार मित्र जो है नाराज़ भी हो जाया करते। हाँ, वो तो अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना, अब उसमें अब क्या किया जा सकता है। बाद में मौका मिला तो फिर राष्ट्रीय स्तर के भी कार्यक्रम जो उसमें भाग लिया, और जब जहाँ मौका मिला तो ले लिया। अब जहाँ नहीं समय मिल पाया तो अब क्या किया जा सकता है। पर अंदर की जो वो चीज़ है जो अंदर रहनी जीवित बनाती है, वही आपको जीवित बनाती है और रहनी चाहिए। और इसी से आपकी मैं तो कहता हूँ कि आपकी ओवरऑल जो व्यक्तित्व है आपका, उसकी पर्सनैलिटी, उसका उसमें निखार आता है, उसका विकास आता है। तो आपकी खैर इनकी तो सभी कविताएं सुनने लायक हैं और इनकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, इसीलिए मुशायरा लूट के भी ले जाया करते हैं। तो आपकी एक ना लड़कियां नाम की सीरीज़ में कविताएं बहुत चर्चित रही हैं। जी जी जी। तो जब भी आपने नेशनल लेवल पे वो कविताएं पढ़ी तो आपका एक विशेष स्थान भी अर्जित हुआ वहाँ पे। मैं चाहूँगा कि दर्शकों के साथ लड़कियां सीरीज़ से अगर आपको कोई याद आ रही हो, बुक में हो जाता। हाँ, मैं एक्चुअली लड़कियां सीरीज़ से मेरी किताब थी कब सुबह होगी, इसको बेस्ट कब सुबह होगी पे बेस्ट बुक का अवार्ड भी मिल चुका है। जी हाँ, JNK स्टेट की तरफ से। जी।
तो उसमें ये 9 शेड्स हैं। अच्छा। 9 कविताएं हैं अलग अलग शेड्स में। तो ये सीरीज़ बहुत पॉपुलर हो गई, बहुत, जहाँ भी जाता हूँ तो किसी भी कार्यक्रम में तो पहले इसी की, जैसे आपने कहते हैं ना एक हस्ताक्षर बन जाता। हालांकि मैं खुद उस तरीके से टाइप नहीं होना चाहता, पर पहचान, कुछ चीज़ें पहचान बना देती हैं आपकी, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तो चलिए, हर साहित्यकार के साथ होता है, हर साहित्यकार के साथ ऐसा होता है। तो चलिए, आपने कहा है तो मैं उसमें से 9 डिफरेंट शेड्स हैं जी, उनमें से एक शेड हम इनसे सुनना चाहेंगे। ठीक है ना? चलिए मैं आपको एक शेड सुना देता हूँ। लड़कियां गीली लकड़ियां होती हैं। क्या बात। लड़कियां गीली लकड़ियां होती हैं, पल पल सुलगती हैं, तिल तिल कर जलती हैं। पल पल सुलगती हैं, तिल तिल कर जलती हैं, धुआं धुआं रहती है उनकी जिंदगी, घुट घुट कर गुजारती हैं उधार के क्षण। उधार के क्षण, घुट घुट कर गुजारती हैं उधार के क्षण, बंधक पड़ी रहती है उनकी चाहतें और उमंगें, सांसों पर होता है किसी और का नियंत्रण। सांसों पर होता है किसी और का नियंत्रण। लड़कियां सोखती चली जाती हैं अपने भीतर तमाम दर्द। क्या बात। लड़कियां सोखती चली जाती हैं अपने भीतर तमाम दर्द, कोने तलाशती जीवन भर पीती रहती हैं अंधेरा चुपचाप, पीती रहती हैं अंधेरा चुपचाप। लड़कियां जिन्हें चिन्हित किया जाता है जन्म से पहले ही। लड़कियां जिन्हें चिन्हित किया जाता है जन्म से पहले ही, और एक साजिश सी बुनी जाती है जिनके गिर्द, जन्म के समय और उसके बाद अपनी पहचान खो देती हैं, अपनी पहचान खो देती हैं। लड़कियां वे नावें हैं। लड़कियां वे नावें हैं जो डगमगाती रहती हैं रिश्तों की उफनती लहरों पर, सिर्फ पतवार चलाने वाले हाथ बदलते रहते हैं। सिर्फ पतवार चलाने वाले हाथ बदलते, सिर्फ पतवार चलाने वाले हाथ बदलते रहते हैं। लड़कियां खूंटियों से बंधी गायें हैं। लड़कियां खूंटियों से बंधी गायें हैं। लड़कियां पनियाई आंखें हैं। लड़कियां बुझी हुई ठंडी राख हैं। लड़कियां धू धू कर जलती चिताएं हैं। लड़कियां धू धू कर जलती चिताएं हैं। लड़कियां धू धू कर जलती चिताएं हैं। वाह, क्या बात है। अगर एक शेड में इतना कुछ बयान कर दिया तो बाकी जो 8 शेड्स और बचती हैं उनमें क्या क्या बयान किया होगा। ये इनकी किताब में भी अंकित है सब कुछ, और लगातार सोशल मीडिया और मुशायरों में भी अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करते रहते हैं हिंदी साहित्य को संजीव भसीन जी। आजकल जो हिंदी में साहित्य रचा जा रहा है, विशेषकर युवा साहित्यकार कविताएं लिख रहे हैं, जी जी, कविताओं का क्या स्तर आप समझते हैं? क्योंकि एक बार सतीश विमल जी ने एक बार कहा था कि कुछ वर्षों के लिए, सतीश विमल राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं और हमारे जम्मू व कश्मीर का गौरव कह लीजिए उनको। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों के लिए कविताएं लिखने पर बैन लगना चाहिए। मजाक में उन्होंने कहा था। क्या ऐसा स्तर है कि हर कोई छपना चाहता है? वैसे सतीश जी की चिंता स्वाभाविक है। उन्होंने मजाक में कहा था, चाहे मजाक में कहा था, पर वो मजाक जो है अंदर से कुछ सच उगल रहा है, कुछ अंदर से कचोट रहा हो तभी वो चीज़ बाहर आती है। उनको अगर लगा होगा तो उसमें कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी। दूसरी बात रही, आपने कहा कि वो स्तर जो है वो गिर गया है या गिरता जा रहा है, ऐसा मैंने पहले भी कहा कि स्तर जो है वो गिरता नहीं है, स्तर धीरे धीरे ऊपर उठता है और उठना चाहिए। बट उसके लिए यही कि स्तर को ऊपर उठने के लिए समय भी देना ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में रहेंगे कि अब लिखा और छाप दिया या लिखा और उसमें लोड कर दिया, फेसबुक पे लोड कर दिया, तो ये कारण हो जाता है स्तर के गिरने का। दूसरा ये है कि वो अब जैसा खाना परोसेंगे वैसा नाम बनेगा, वैसा ही नाम बनेगा, वैसा ही स्वाद दूसरे को आएगा, क्षेत्र का भी नाम बनेगा, क्षेत्र का भी नाम बनेगा। क्योंकि क्षेत्र को वह मुकाम दिलवाने के लिए हमारे वरिष्ठ कवियों ने बहुत मेहनत की है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भी बनाया और क्षेत्र का नाम भी बनाया है, और ये पहचान और ये नाम बनी रहनी चाहिए। तो उसके लिए युवा साहित्यकारों को थोड़ा अधिक सजग और साहित्य रचना करना। दूसरा ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि भाषा पे पकड़ होनी चाहिए।
उसके लिए साहित्य पढ़ना, साहित्य पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको मतलब मैं अब ये अपने ऊपर वो अपनी बात नहीं वैसे कहना चाहिए, बट एग्जाम्पल है, उदाहरण दिया जा सकता है। मैं अब आपको बताया मैंने कि मैंने 13 और 13.5 साल की उम्र तक जो 70-80 उपन्यास बढ़िया किस्म के उपन्यास पढ़ डाले थे। ठीक है, जो नाम है हिंदी जगत में, जो नाम जी बड़ा नाम जो है जिनका, तो ये प्रेरणा मुझे अपने मतलब अपने बड़ों से मिली, अपने पिताजी से मिली, और वो मतलब चाहते थे कि मैं घर में वैसा माहौल होना चाहिए, माहौल ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा ये कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि तब का पढ़ा हुआ वो जो है कहीं पे आपके जो है वो सबकॉन्शियस में जो है भीतर आप कहीं आपके वो दर्ज हो गया हुआ है, तो वो चीज़। अच्छा, दूसरा ये है कि भाषा भी जो है वो आपका भाषा का निखार जो अधिक पढ़ने से ही आता है। अगर तो पढ़ेंगे, भाषा सीखेंगे, उसके बाद में उस भाषा को अभिव्यक्त कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में रही कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में फिर भाषा की सरलता और संप्रेषण। भाषा जो है जैसे वो उस किस्म की होनी चाहिए, आपका लेखन ऐसा होना चाहिए जिसका संप्रेषण जो है वो आम आदमी तक, श्रोता तक जो है सरल तरीके से पहुंच जाए, ऊपर से ना गुजरे। उसके बाद में मैं तो ये भी मानता हूँ कि जो आप प्रतीक और बिंब बनते हैं वो भी जो है वो थोड़ा सरल होने चाहिए, ताकि जो है कनेक्ट कर पाएं पाठक के साथ कनेक्ट कर पाएँ। इन सब चीज़ों के साथ उसके बाद में ये तो एक अलग रहा। उसके अलावा जो आपका पाठ है, मान लीजिए जैसे कविता पाठ है, डिलीवरी अच्छी है, सबसे बड़ी पहली चीज़ है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जिसको आप बोलते हैं। उच्चारण जो है वो बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो अखरता है और बहुत अखरता है। और कविता में तो बहुत चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं उसमें जो पंक्चुएशंस हैं वो भी मैटर करती हैं। बिल्कुल, पे छोड़ रहे हैं शब्द को, आप कहाँ का शब्द छोड़ना है। जब बात करते हैं आप, जब कविता पढ़ते हैं तो जैसे आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको वॉइस मॉड्यूलेशन देनी है, भाव व्यक्त कर रहे हैं, भाव व्यक्त करने हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन है, पंचेज हैं, पॉजेज हैं। और उसके बाद में अगर आप स्टेज पे खड़े हैं तो आपकी वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपका मतलब ये सारी चीज़ें झलकना चाहिए, ये सब चीज़ें झलकनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पहले तो जब कविता पाठ आप कर रहे हैं तो पहले कविता में पूरी तरह उतरिए, अपनी कविता में पूरी तरह उतर के उसके बाद में जब अपने अब उद्गार आप बाहर निकालेंगे तो उसका प्रभाव जो है वो अलग किस्म का आएगा, श्रोता पर पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो है उच्चारण है, या आपका जो भाषा है, या आपके जो जिस तरीके से प्रस्तुतिकरण है, आपका लहजा जो है प्रस्तुतिकरण है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो एक अलग प्रभाव छोड़ती है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा युवा साहित्यकार वह नब्ज़ पकड़ पाएँ। आप एक्सेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी संजीव भसीन जी से। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि हमें अपने घर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी में जो किताबें रखी जाती हैं उनको दीमक ना चाटिए, उन्हें खोलिए और पढ़िए, साहित्य पढ़िए, तभी आप अच्छा साहित्य रच भी पाएंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।